Hello and welcome to Cinema Express. I'm Karthik and today I'm with Tigmanshu Dhulia, the director of Pan Singh Tomar, Sai Bhi Aur Gangster, Sai Bhi Aur Gangster Returns, Milan Talkies, Shagird, and of course Hasil. He's also an iconic actor who has given us one of the iconic roles, probably one of the most iconic villains after Gabbar Singh, Ramadhir Singh in Gangs of Wasseypur Part 1 and Gangs of Wasseypur Part 2. We also have Vyom Yadav with us. If you are observant enough, you must have seen him in this film called Badhai Do as Naman Singh. The character he plays is the brother of Bhumi Pednekar's character in the film. Both of them are coming up in a series. They're collaborating in a series called Garmi, which is going to stream soon on Sony Live. Hello guys, welcome to the show. Hello, thank you. तिग्मांशु सर 20 साल पहले आपकी फिल्म आई हासिल और उसमें भी मतलब कॉलेज पॉलिटिक्स था, उसमें भी टीनेज एंग्स्ट के ऊपर था, उसमें रोमांस भी था थोड़ा सा. अब इतने साल बाद जब आप मतलब थीम सेम है, कहानी अलग हो सकती है, पर अब किस तरीके से मतलब क्या रिविजिट करना था, क्या कुछ रह गया था 20 साल पहले जो आपको और अभी बताना था गर्मी के साथ? रिविजिट इसलिए, हाँ यू राइट, हासिल को रिविजिट ही किया है, लेकिन वही है कि पिछले 20 सालों में जो बदलाव आ गया है सब जगह, वो बदलाव स्टूडेंट पॉलिटिक्स और यंगस्टर्स में किस किस्म का आया है, उसको मैं देखना चाहता था. तो मुझको लगा हासिल को ही अगर टैप किया जाए तो बहुत सारे जवाब वहाँ से मिलेंगे. तो फिर मैं गया इलाहाबाद, अर्धकुंभ का टाइम था, 2018 की बात है, फरवरी का मामला. तो वहाँ पे मैंने रिसर्च करना शुरू किया, स्टूडेंट लीडर्स से मिला, एक्स प्रेसिडेंट से मिला, स्टूडेंट्स, बाकी प्रोफेसर्स, और वो जानने की मैंने कोशिश की कि क्या बदलाव आया है. और काफ़ी आया है, बहुत ज़्यादा आया है. अब वो क्या आया है वो तो शो देख कर भी पता चलेगा आपको. तो वहीं से आई गॉट इंटरेस्टेड, तो वहीं से फिर मैं आगे. फिर भी सर किस टाइप का मतलब आपको क्या लगता है किस टाइप का बदलाव आया? क्योंकि 2003 या उस टाइम में जब आप मतलब कॉलेज में थे, उस समय से अब क्योंकि अब सोशल मीडिया भी आ गया है. कॉलेज में नहीं 2003 में जो फिल्म आई थी उससे पहले भी मतलब जब आप कॉलेज में थे और उस टाइम पे जिस टाइप का पॉलिटिक्स होता था, और अब सोशल मीडिया आने के बाद और कई चीज़ें, अब तो काफ़ी डिबेट्स सोशल मीडिया पे भी होती हैं, काफ़ी कुछ उस टाइप का आइडियोलॉजी वहाँ पे भी है. अब क्या बदलाव आया है सोशल मीडिया के आने के बाद स्टूडेंट्स में, स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में? सब कुछ सोशल मीडिया पे क्यों आता है? सोशल मीडिया क्या है? कुछ नहीं है. सोशल मीडिया तो एक सहूलियत दी गई है आप लोगों को बिजी रखने के लिए. हम सब बिजी हैं, हम लोग क्या, मैं खुद. बदलाव आया है पैसे के पीछे भागना, और पूरे समाज में आया है, और वो चीज़ें स्टूडेंट को भी अफेक्ट कर रही हैं. तो मामला पैसे का है. अच्छा, व्योम का आपने कास्टिंग कैसे करा? व्योम को कैसे आप मतलब मिले व्योम से, और प्रोसेस क्या था व्योम को लीड लेने का कास्टिंग में? मुकेश छावड़ा हमारे कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो कास्टिंग कर रहे थे. उन्होंने कई लोगों की तस्वीर दिखाई, इनकी भी दिखाई. तो इनकी तस्वीर मुझे लगी एकदम ठीक है, कैरेक्टर को सूट करती है. मुझे तस्वीर देख के मालूम नहीं था कि इतना लंबा है, नहीं तो शायद मैं कास्ट ना करता इसको. क्यों, छोटा कैरेक्टर चाहिए था आपको? नहीं, ये ज़रूरत से ज़्यादा लंबा है. पर आप फिजिकल, आप तो जब कास्टिंग करते हैं तो मैंने पढ़ा कि बड़ा फिजिकली बड़ा दिखते हैं. नज़रअंदाज कर दिया होगा यार उस वक्त, नहीं देखा होगा कि इसकी हाइट इतनी 6'3", 6'4" है. 6'2". अब व्योम जब टीज़र शुरू होता है तो टीज़र में ऐसा लगता है जैसे TVF का कोई वीडियो स्टार्ट हो गया है. एक बच्चा अपने घर से निकल रहा है, बड़ा स्वीट सा स्टोरी लग रहा है, अपने बाप को छोड़ के आ रहा है, बड़े शहर में आ रहा है कि सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए आ रहा है, पढ़ाई के लिए. और फिर आप चाटा मार देते हैं अपने सीनियर को, फिर आप उसको प्लेट मार देते हैं. ठीक है, तो क्या क्या ब्रीफ दिया था दिग्मांशु सर ने आपको? कैरेक्टर अरविंद शुक्ला कैरेक्टर किस किस्म का है? तो जैसे आपने बोला कि मतलब कैरेक्टर जैसा शुरू में दिखता है 10-15 सेकंड, वो एग्जैक्टली एक आइडियल लाइफ थी अरविंद शुक्ला की उसके दिमाग में. वो चाहता था कि वो वैसे ही लाइफ रहे, कि MA करना है यार, PG अपना पॉलिटिकल साइंस में, उसके बाद अपनी कुछ एस्पिरेशंस थी उसकी लाइफ लॉन्ग, जैसे अपना IAS सिविल सर्विसेज की तैयारी वगैरह करना. ये इसके एक रेगुलर लाइफ चाह रहा था कि इस टाइप की एक आइडियल लाइफ जो होती है, नॉर्मल लाइफ लीड करना अरविंद शुक्ला. तो ये शुरू का 15 सेकंड जो आप कह रहे हो, 10 सेकंड, वो वहाँ पे उतना अगर कट कर दें तो दैट्स अरविंद शुक्ला फॉर मी. पर सिंस जो कैरेक्टर जैसा लिखा गया है, जैसे थोड़ा सा कह लो वॉलेटाइल है, थोड़ा रिएक्टिव है, मे बी वो इतना, उसके मॉरल्स इतने अपराइट हैं कि वो फील करता है कि मतलब वो हर चीज़ को क्वेश्चन कर सकता है, ही इज़ फियरलेस. सो दैट्स वाई जब वो एक नई जगह पहुंचा, जब उसने चीज़ें ऑब्जर्व करना, चीज़ें शुरू किया, तो मे बी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग अ लिटिल टू एक्स्ट्रा, जहाँ पे
he lands himself in some trouble and one thing leads to another और फिर ऐसे करते फिर जो आप 15 सेकंड बाद के जो ट्रेलर देख रहे हैं वो exactly it's just action and reaction throughout the whole film. तिग्मांशु सर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जब आप पढ़ते थे तो उस टाइम पर कैसा पॉलिटिकली माहौल रहता था? आप थिएटर भी करते थे उसमें, तो कैसा रहता था, किस टाइप का था उस समय का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और अब कैसा है जब आप रिविजिट करा आपने? बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, हर तरह के स्टूडेंट्स होते थे, मतलब ABVP भी तब था, NSUI भी तब था, लेफ्ट भी था, सब तरह के स्टूडेंट थे। लेकिन जब कोई मुद्दा होता था जो कि जायज़ मुद्दा है, जो सारे विद्यार्थियों को अफेक्ट कर रहा हो, जैसे वो फ़ी हाइक भी हो या कोई भी और तरीका हो, किसी लाइब्रेरी की ज़रूरत है जो सबको है, उसका कोई पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, तो सारे स्टूडेंट्स एकजुट हो जाते हैं, भले ही किसी पार्टी का हो। अभी भी होते हैं, लेकिन अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं, यानी कि अभी कल्चरल एक्टिविटीज़ में देखता हूँ नहीं होती हैं। अच्छा, थिएटर उस तरह का होता नहीं। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जहाँ मैंने अपना थिएटर शुरू किया, ड्रामेटिक हॉल करके, यूनिवर्सिटी के अंदर ड्रामेटिक हॉल, एक हॉल था, तब भी कोई बहुत ही ग्रेट हालत में नहीं था। अभी तो अंदर बरगद का पीपल के पेड़ उग गए हैं, टूट फूट के बुरी हालत हो गई है उसकी, तो किसी ने उस चीज़ को तवज्जो नहीं दी कि यहाँ भी तो सीखता है, यहीं पे वो लड़के निकल के आते हैं जो कि थिएटर करते हैं। जैसे मैं निकल के गया और अपना जो भी है, जिस भी मुकाम पे पहुंचा हूँ, वो उस ड्रामेटिक हॉल की वजह से था। तो उस तरह की एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं। एस्थेटिकली हम बहुत ज़्यादा नीचे चले गए हैं, पीछे चले गए हैं। कल्चरली हम लोग बहुत ज़्यादा पुअर हो गए हैं। जैसे मैंने कहा, पैसा ही अगर समाज ज़िंदगी में सबसे बड़ी अहमियत होगी तो फिर बाकी चीज़ों पे आप ध्यान ही नहीं देंगे ना। कहाँ है वो पॉलिटिक्स, वो शेर व शायरी, वो रंगमंच, वो म्यूज़िक, वो कला, जिससे पैसा नहीं कमाया जा सकता ना। हाँ। पहले तो हम उन चीज़ों को तवज्जो देते थे, पैसा ऐसी की तैसी, यार हमको अच्छी किताब तो पढ़ने को मिल रही है, अच्छी बातें तो कर पा रहे हैं, और आप जानते नहीं यही चीज़ें आपको आगे लेके जाती है। पैसा तो सबके पास होता है, लेकिन जो ज्ञान है वो तो बहुत कम लोगों के पास है, वो ज्ञान ही खत्म हो गया है। उसी तरह की जनरेशन आ गई है। उसके बाद आप मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो कराई आपने, फिर NSD में गए, और NSD में भी आपका बैच बड़ा मतलब बहुत प्रोटेस्ट करते थे आप लोग। ठीक है, बड़े उपद्रवी बैच थे, आप सबसे ज़्यादा उपद्रवी बैच कहा जाता है NSD के टाइम पर। आपने भी बड़ा मोर्चे निकाले, और स्टूडेंट्स को अगर एग्ज़ाम नहीं दिया जा रहा है तो उसके लिए भी करा था आपने। जी, तो वैसा भी रहा। वहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा था NSD में? बहुत अच्छा था, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। तो पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग प्रांतों से लोग आए थे। पहली बार ऐसा तो कोई मणिपुर का भी स्टूडेंट है, कोई साउथ का भी है, कोई कहीं का है, कोई का, और एज नो बार था हमारे टाइम तक। तो मैं क्लास में सबसे छोटा था, मैं 19 साल का था जब NSD गया था, और ये विनीत साहब हमारे क्लास, मेरे बैचमेट है, ये सबसे बड़ा था क्लास में। हमारे में कुछ 10 साल का डिफरेंस था। तो मेरे बड़े भाई की उम्र का है ये सबसे बड़े भाई है हमारे, तो वो आपके साथ है। तो एक एज गैप, इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है डेफिनेटली, और अलग अलग प्रांतों से आए हुए। मैंने तो कभी, मेरा कोई मणिपुर का दोस्त उससे पहले कोई था ही नहीं। तो वो एक बहुत ही एक साझा कल्चर का एक अनुभव हिंदुस्तान के, वो बहुत ब्यूटीफुल था। कोई महाराष्ट्र से आया है, केनेथ देसाई यहाँ के बॉम्बे का, मोटली नसीर भाई के साथ करता था, वो नसीर भाई के साथ थिएटर करके आया था। तो हमारे लिए तो वैसी बहुत बड़ी बात थी। बॉम्बे से, तो बॉम्बे के नाम सुनते हम गिर जाते थे। और फिर नसीरुद्दीन शाह के साथ नाटक करके आया लड़का, तो बाप रे बाप, ये तो कुछ हो, एक वो भी था। तो बहुत मिला जुला एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। और लेकिन जब प्रोटेस्ट या कोई गलत बात होती थी तो उसमें सब एक हो जाते थे। नवनीत, मुझको याद है हम लोग गए थे, और नवनीत निशान भी हमारे बैच की थी। अब NSD में ये है कि आप बाहर काम नहीं कर सकते, प्रोफेशनल काम नहीं कर, पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि आप स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हो। सारे बच्चे स्कॉलरशिप पे ही थे। तो नवनीत ने NSD आने के पहले कोई फिल्म की थी, एक नाम भूल रहा हूँ मैं, वारिस एक फिल्म थी, राजब्बर सब थे उसमें, और रविंद्र पीपट की अच्छी पिक्चर थी वो। तो उसका कुछ डबिंग का काम बाकी रह गया था, तब तक उसका NSD हो गया। NSD आ गई तो डबिंग करने के लिए बॉम्बे आ गई, स्कूल के अथॉरिटीज को पता चल गया, तो उसको निकाल दिया था। हम लोग आए थे, कोई 5-6 दिन हुए थे आए हुए, और हम उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया कि ऐसे कैसे निकाल सकते हो। उसका पुराना काम था, कमिटमेंट था, भाई प्रोड्यूसर से पिक्चर थोड़ी बंद कर देगा, सिर्फ डबिंग ही करने तो जा रही है, ऐसे कैसे निकाल सकते हैं आप। ये करके हमने अच्छे खासे 5-7-8 दिन का अमरण, वो रिले हंगर स्ट्राइक बैठ जाते थे हम लोग। एक दिन एक हंगर स्ट्राइक पे होगा। तो NSD में ये होता ना, जब भी कुछ हो ना तो फ्रंट पेज न्यूज़ जरूर बनती थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज पे आती थी। ड्रामा स्कूल के लड़कों ने हड़ताल पे, पहला तो उससे आवाज़ बहुत हो जाती थी।
और वो वापस लेना पड़ा उनको, नवनीत को वापस। और आपकी जो वाइफ है तुलिका जी, उनका भी तो फोटो आ गया था हाँ उसमें, वो अलग किस्सा था। वो उनका भी तो फोटो आ गया था। वो संजय मिश्रा जो है ना हमारे एक्टर, वो मेरा रूममेट है, तो वो भी मेरे साथ का था। उसका कुछ हुआ, पता नहीं योगा में फेल हो गया, कुछ हुआ, उसको भी निकाल दिया। तो हम लोग सेकेंड ईयर में थे तब हम लोग, तो हमने स्ट्राइक कर दी, ऐसे कैसे निकाल सकते हैं, ये इंटरव्यू का आपका प्रोसेस ऐसा है, अच्छा होगा तभी तो लिया होगा। लाखों लड़के अप्लाई करते हैं, उसमें से 20-22 लड़के आप लेते हैं, इसका मतलब कुछ सोच समझ के लेते होंगे ना। इतना बुरा था कि ये प्रोटेस्ट तो क्या, वो तुलिका जो मेरी वाइफ है अभी, तो हम लोग मिलते थे तब, तो उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, तो हम लोग प्ले कार्ड्स बनाते थे, तो प्ले कार्ड्स वो हमारे लिए बनाती थी। अच्छा। अब बैठी रहती थी दिन भर, हम लोग बैठे रहते थे, तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया के फोटो में आ गई, वो बगल में मेरे बैठे हैं, और घर वालों ने पकड़ लिया कि ये तुलिका यहाँ क्या कर रही है। तो हर तरह की स्टूडेंट पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस है। सर OTT की बात करें तो आपने इससे पहले ग्रेट इंडियन मर्डर शो करा, क्रिमिनल जस्टिस करा, अभी गर्मी आ रहा है, तो OTT के आने से मेकर्स को आपके ओपिनियन में क्या फ़ायदा हुआ, डायरेक्टर्स को किस टाइप का आपको लगता है कि स्टोरी टेलिंग में किस टाइप का फ़ायदा हुआ? डिफरेंट स्टोरी टेलिंग है OTT की। फिल्मों में तो क्या होता है, आपको कहानी को ही आगे, 2 घंटे 2.25 घंटे की पिक्चर होती है, कहानी बढ़ाओ, प्लॉट को आगे बढ़ाओ, प्लॉट को। OTT में दुनिया दिखाने का मौका मिलता है, तो वर्ल्ड बिल्डिंग, वर्ल्ड। और OTT जो है, कोई माने या ना माने, समझे या ना समझे, दुनिया जिस वेब शो में दुनिया अच्छी दिखाई जाएगी वही शो चलेगा। अगर कोई कोल माइंस पे कोई कहानी है, तो आपको कोल माइंस वाली दुनिया जो है उसकी डिटेलिंग में घुस का वो OTT आपको देता है, वक्त देता है वो दिखाने का, तो वो दुनिया दिखाने का मौका मिलता है जो फिल्मों में शायद नहीं दिखता। और किरदार को अच्छी तरह से निचोड़ने का, उसको अलग अलग स्थितियों में किस तरह से रिएक्ट करेगा, उसका मौका मिलता है आपको। तो वेब सीरीज तो एक मतलब महाकाव्य की तरह है। सर OTT जब स्टार्टिंग में आया, तब सीक्रेट गेम्स आया, शोज आए, बड़ा पॉलिटिकली बड़ा एक्टिव रहा करता था, उसके बाद थोड़ा सा तांडव के बाद और काफ़ी कुछ मतलब थोड़ा फिल्टर सा होने लगा OTT पे भी। OTT जितना पहले खुला हुआ था, अब मुझे नहीं लगता इस ओपिनियन में कितना है, थोड़ा सा और फिल्टर हो। तो आपको कभी ऐसा लगता है ना आर्टिस्ट की, यार ये चीज़ नहीं बोल सकते क्योंकि कहीं इसको ना फर्क पड़ जाए या इस फलाने को ना लग जाए कि किस टाइप का? OTT ये तो मेरे को शुरू से लगता था, मैंने पहले भी बहुत इंटरव्यूज में बोला है, और OTT आने के पहले ही बोला है कि हमारा देश ऐसा है कि बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज रहते हैं, तरह तरह की कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ, अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने अंदर एक अंदर सेंसर बोर्ड बैठाना होता है, और वो बैठाना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, होना चाहिए। ऐसे थोड़ी आप कुछ भी हो तो कुछ भी बना दो, तो वो तो करना ही चाहिए। तो OTT होने का कई लोग नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। फिर मैं गालियों को लेके, जैसे वो था कि गालियाँ रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, तो अगर मेरी आप फिल्में देखें, हासिल से लेके और जितनी फिल्में 10-12 फिल्में बनाई मैंने, और ज़्यादातर ऐसे ही सब्जेक्ट्स होते हैं, डाकू या ये वो पान सिंह तोमर या ऐसी, तो किरदार वो हैं, उनको गाली देने का पूरा हक है, उस तरह कैरेक्टर है, वो डाकू है, वो गैंगस्टर है, वो देते ही है गाली। किसी फिल्म में हराम ज़्यादा तक नहीं है मेरी, कभी नहीं, मैं कभी भी गालियों का इस्तेमाल नहीं करता अपनी फिल्मों में। OTT पे मैंने किया है, उसका रीज़न है, उसका कारण ये है कि हम फिल्म देखते हैं, पिक्चर और हम देखते हैं, एक सामूहिक एक एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारे लोग बैठ के एक ही चीज़ पर्दे पे देख रहे हैं। मुझे पर्सनली उस वक्त गालियाँ, अंग्रेजी पिक्चर चलती है भाई, तुम्हारा कल्चर है तो बकू, तब वहाँ मुझे लगता है मुझे भी प्रॉब्लम होती है। OTT ज़्यादातर आप अकेले देखते हैं, अपने फ़ोन पे या लैपटॉप पे कोने में एयरफोन लगा के, तब गालियाँ वाली होती है ना, तो इतना साइकोलॉजिकल बात है ये, तब इतनी बुरी नहीं लगती कि यार बगल में मम्मी बैठी हैं, कि वाइफ बैठी है, गर्लफ्रेंड बैठी है, उसने कुछ अच्छी चेस्ट गालियाँ हिंदी में दे दी, और हमारी गालियाँ भी बहुत ही एक्सप्लिसिट होती है ना, तो अकेले बैठ के आपको प्रॉब्लम नहीं होती, पिक्चर हॉल में होती है। ये होता है, इसमें कोई भी डिबेट कर ले, अच्छी बात नहीं, आप इस तरह की लैंग्वेज का वो होना चाहिए, करो भाई, बिना गालियों के भी आप अपनी बात और अपने डायलॉग का रस, लोग गालियां क्यों देते हैं, इट्स एन एक्सप्रेशन, एक्साइटमेंट का एक्सक्लेमेशन मार्क है ना गाली। तो जिनको लैंग्वेज का सेंस नहीं है वो गालियां ज़्यादा यूज़ करते हैं, नहीं तो हमारी जो कोलोकियल लैंग्वेज है, जो कि रीजनल लैंग्वेजेस हैं, रीजनल लैंग्वेज के इसके और कोलोकियल चीज़ें हैं, जब महाराष्ट्र में हो या कहीं भी हो, हरियाणवी में हो, वो इतने रसीले हैं कि गालियों की ज़रूरत नहीं है आपको।
पर सर ऐसा नहीं होता कि कभी कभी कि आजकल मतलब कुछ छोटी सी ऐसा आपने इम्प्लाई भी नहीं करा हो और लोग ऑफेंस ले रहे हैं, बड़ी जल्दी बॉयकॉट करने लगते हैं कहीं पे भी, कुछ भी उनको लगता है थोड़ा सा भी, अब जैसे आशुतोष राणा ने अगर हासिल में जनेऊ पहना तो उसी पे बात हो जाएगी कि जनेऊ पहन के क्यों कैसे गाली दे सकता है, कैसे बात कर सकता है, ऐसे इस पर भी बड़ा डिस्कशन हो सकता है। क्या ये आजकल ऐसा होता है कि बड़ी जल्दी ऑफेंस लिया जाता है चीज़ों पर? मुझे नहीं लगता लोगों को ऑफेंस होता है, ये करवाया जाता है क्योंकि वो कई लोग इससे फेमस हो जाते हैं ये करके। हाँ। और फिर कई ये ऑर्केस्ट्रेटेड होता है कि मुद्दा उठाया जाए, क्योंकि कहीं एक और मुद्दा जो ज़्यादा सेंसिटिव है वो अगर वो तूल पकड़ रहा है तो उस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए इस मुद्दे को उठा दो और वो मुद्दा भूल जाए लोग, इसलिए भी होता है। तो वही है, लोगों की मोरालिटी, लोगों का विवेक, अच्छाई बुराई का सेंस, ये पिछले 20-25 ग्लोबलाइजेशन के बाद हुआ ये बहुत नीचे गिर चुका है। सर आप एक फिल्म कर रहे थे गोविंदा जी के साथ, शोमैन करके, क्या हुआ था, क्यों नहीं हुआ वो फिल्म? क्योंकि उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग था, गोविंदा कॉनमैन का रोल कर रहे थे जी। और क्या हुआ था उस फिल्म के साथ, क्यों नहीं बनी वो फिल्म? ये डेटो ओटो का कुछ मसला हुआ था, क्योंकि फिल्म तो 80% ख़त्म हो गई थी और फिर डेटो ओटो का कुछ मसला हुआ, फिर जिस तरह से फिर वो बनने, जिस तरह से हम लोग पूरी पिक्चर लंदन में थी, हम लोग बहुत दिन शूटिंग की वहाँ, तो उस वजह से वो पिक्चर वो फिर शेल्व हो गई। अच्छा, के आसिफ की बायोपिक बनाने का क्या सूझा कि के आसिफ के ऊपर फिल्म बनाते हैं, क्योंकि मुगल आजम के डायरेक्टर थे? क्योंकि तो मुगल आजम है, हाँ। तो सबसे बड़ा कारण तो वही है, उससे बड़ी पिक्चर हाँ। तो हिंदुस्तान में बनी नहीं आज तक। और क्योंकि उस इंसान ने ज़िंदगी में सिर्फ 2.5 फिल्में बनाई। हाँ। एक मुगल आजम से पहले फूल, और फिर लव एंड गॉड जो आदि बनाते हुए गुजर गए। और पेशे से टेलर थे? नहीं, टेलरिंग करते थे, टेलरिंग करते थे, टेलरिंग सीखी थी उन्होंने, कुछ दिनों ने टेलरिंग भी की। 5 बाकी यही सब कारण है। 5th क्लास पास, टेलर, हालांकि फादर अच्छे डॉक्टर थे, उनके इटावा में पैदा हुए लाहौर, और वो आदमी इतनी टेक्निकल, इतनी पावरफुल फिल्म बनाता है, जब 5वीं दर्जा पास, बताइए। दुनिया भर के डायरेक्टर, डेविड लीन, रोजेलिनी इटली से आ रहा है, वो कह रहा है आप गाना ये प्यार किया तो डरना क्या, तो कैसे आप शूट करेंगे, हर जगह मिरर लगे हुए हैं। आसिफ को खुद नहीं समझ में आया कि कैसे करेंगे, लेकिन उस आदमी ने करके दिखाया। टेक्निकल ब्रिलियंस तो वो आदमी के अंदर, और फिर जिस तरह का सब्जेक्ट मुगल आजम चूज किया, वो उसको ऊपर वाले जैसे सचिन तेंदुलकर को भेजा है ना, बेटा तुम्हें क्रिकेट खेलना है, भगवान ने भेजा उसको क्रिकेट खेलने के लिए, वैसे ही आसिफ को बोला कि तुम धरती पे जा रहे हो, एक पिक्चर है मुगल आजम, वो तुम्हें बनानी है। आसिफ ने वो किया, ऐसा लगा कि ऊपर वाले का फरमान वो पूरा कर रहा हो। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक सवाल है सर, आपने अभी रिसेंटली ऑनर डायरेक्टर जो हैं, उन्होंने लिखा कि उन्हें एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस नहीं अच्छी लगी इतनी, आपने कहा ये टोटली अग्री ट्विटर पे, क्या नहीं अच्छा लगा? 7 ऑस्कर मिले पिक्चर को, आपको क्या नहीं अच्छा लगा फिल्म में? इरिटेट करने लगी मुझे 10 मिनट बाद वो फिल्म, और मुझसे नहीं देखी गई, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो रही थी। पता नहीं क्या थी वो फिल्म, किस बारे में। मुझे लगता है वो पूरा चाइनीज मार्केट को खुश करने के लिए इस तरह की फिल्में इतने ऑस्कर दे दो, और चाइना में सबसे बड़ी ऑडियंस है दुनिया की, तो हॉलीवुड में तो पिक्चर है या तो 15 साल के बच्चों के लिए बनाई जाती है या चाइना के लिए बनाई जाती है, तो इसलिए वो ऑस्कर दे दे एक पिक्चर को, तो 7 वो भी 1-2 नहीं 7, तो अच्छी बात है उनके लिए, मार्केटिंग है ये। पिक्चर इतनी, बैंशी ऑफ इनिशरीन बहुत अच्छी पिक्चर थी, उसको मुझे भी लगता है बैंशी ऑफ इनिशरीन काफ़ी अच्छी फिल्म थी। ऑन दैट नोट, थैंक यू तिग्मांशु सर, थैंक यू व्योम, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।